कैसे हो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। तो बच्चों, हमने क्या किया था, हमने जो पिछले लेक्चर आपको 3 दिए, कक्षा 11 की जो फिजिक्स है उसके 3 लेक्चर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम क्या लेकर आए हैं, जो विमीय रीति है यानी जो विमाओं के नियम है उनके उपयोग चल रहे थे और उनमें से हमने 2 उपयोग आपको करा दिए हैं, लेकिन आज तीसरा उपयोग है और तीसरे उपयोग को आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जो तीसरे नंबर का हमारे पास में उपयोग है वो देखिए क्या है। विमाओं के उपयोग नंबर 3 है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यानी कि यदि हमें ये ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि है वह अलग अलग भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो हम उनमें संबंध निकाल सकते हैं और सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग यहाँ देखिए, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, टू स्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए यदि हमें किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि यह भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम विमीय संतुलन के द्वारा उन भौतिक राशियों में या उन राशियों में क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी कि उन्हें एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे रिलेट करेंगे। तो जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपको पता है। पहले ये बताइए कि सरल लोलक क्या होता है। कभी देखा है सरल लोलक कैसा होता है? देखिए मैं बता देता हूँ। आपने घड़ी देखी होगी, दीवार घड़ी में एक पेंडुलम होता है, वो ऐसे घंटे की तरह लटकता रहता है और ऐसे हिलता रहता है। वो एक सरल लोलक का ही काम करता है। यदि नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने कोई आधार ले लिया, जैसे छत है, छत पे कोई हुक लगा हुआ है, उसमें एक रस्सी टांग ली ऐसे करके और फिर नीचे हमने उस पर क्या कर दिया, एक बॉल लटका दी और आराम से उसे इधर उधर डुलाना नहीं है, बिल्कुल सीधी खड़ी कर दो, छोड़ दो ऐसे कर, तो वो ऐसे रुक जाएगी। जब वो ऐसे रुक जाएगी तो वो उसकी साम्यावस्था होगी, यानी कि उसकी साम्यावस्था यानी उसका विस्थापन ना तो इधर है ना इधर है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, साम्य स्थिति यानी साम्यावस्था उसकी। लेकिन जब हम उससे बॉल को यहाँ से पकड़ के इधर को लेके जाएंगे तो फिर उसे छोड़ेंगे तो वो ऐसे 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 गति करने लगेगी। इसे हम बोलते हैं दोलन गति। ठीक है, तो वो जो पूरा सिस्टम बना, धागा हुआ, धागे के नीचे एक गोलक लगा, द्रव्यमान यानी कुछ भी बोल लगा सकते हैं, उसे गोलक बोलते हैं। तो वो जो लगा है, ये पूरा जो सिस्टम बना है, इसे हम बोलते हैं सरल लोलक। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण। ठीक है, तो सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण लेते हैं और इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें अगर ये पता चल जाए कि सरल लोलक का जो दोलन काल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है तो हम इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। यानी कि इस जो विमा का उपयोग है तीसरे वाला, इसे आराम से हम इसे सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। यहां लिख सकते हैं हम, यदि हमें यह ज्ञात है, भाई मान लो आपको कुछ ज्ञात है। ज्ञात क्या है कि जो सरल लोलक का जो दोलन काल है यानी उसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं हम। अगर हमें ये पता हो कि किन किन बातों पर निर्भर करता है तो हम लिख सकते हैं उसके बारे में। यदि हमें यह ज्ञात है कि सरल लोलक का दोलन काल क्या है, आपके पास कैपिटल टी है, निम्न बातों पर या निम्न राशियों पर निर्भर करता है। देखते हैं, निम्न राशियों पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। कौन कौन सी है? गोलक के द्रव्यमान m, यानी गोलक का जो द्रव्यमान है वो हमने m माना। गोलक क्या है, मैंने अभी आपको बताया है। जैसे कोई रस्सी लटका दी हमने किसी हुक में डालकर और नीचे इसके नीचे कोई भार लटका दिया या बॉल, मान लो तुम बॉल लटका दी हो तो उसे गोलक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो
दोलन काल है, यानी कि दोलन काल भी देख लीजिए आप लोग, मैं उसे भी समझा देता हूँ। जैसे अब मैं अभी आपको बता रहा था कि ये हमने सरल लोलक लटका हुआ है और इसे यहाँ से इधर विस्थापित कर दिया, तो ये यहाँ से फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा, अपनी स्थिति में आएगा ना। तो एक दोलन करने में, पूरा दोलन करने में जितना समय लेगा उसे हम बोलते हैं उसका दोलन काल। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से वो कहाँ गया, इधर गया, फिर यहीं आएगा और फिर इधर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा करने में, यानी एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम दोलन काल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो दोलन काल है किसका, सरल दोलक का दोलन काल, ये गोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर कर रहा है और धागे की लंबाई की जो लंबाई है हमने L मान ली, धागे की लंबाई L पर निर्भर कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखनी है, गुरुत्वीय त्वरण G पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब ये गुरुत्वीय त्वरण कहां से आया भाई, आप देख लीजिए, अगर कोई चीज ऊपर लटकी हुई होगी तो पृथ्वी अपनी तरफ को बल लगाएगी नहीं लगाएगी, तो उस पर जी तो काम करना ही करना है। तो इसलिए ये लटकी हुई है, इसका भार हमेशा कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और जिसका भार नीचे की तरफ होगा उस पर गुरुत्वीय त्वरण 100% काम करेगा। समझ में आया ना। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, ये कुछ वैल्यू लिखी है मैंने, गोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर करेगा, धागे की लंबाई L पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम कुछ क्या, एक थोड़ा सा वो इसमें एक स्टेप और बढ़ाते हैं, माना लिखते हैं, माना सरल लोलक का दोलन काल। द्रव्यमान की घात A धागे की लंबाई की घात B तथा गुरुत्वीय जो त्वरण है हमारे पास में, त्वरण की घात C पर निर्भर करता है। इतना काम कर लेना है आपको। अब जैसे ही आप ये लिखोगे, पहले तो आपने देख लिया कि किन किन बातों पर वो निर्भर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जिन जिन पर वो निर्भर कर रहा है उनकी घातों पर भी निर्भर कर दो उसे, और फिर इसे मैथमेटिकली रूप में या समीकरण के रूप में या इक्वेशन के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया T इज प्रोपोर्शनल m की घात A, L की घात B और G की घात C। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ, जब आपको पता है जब हम ये चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा और एक कोई ना कोई नियतांक ले जाता है, वो नियतांक हमने K ले लिया और यहाँ हो गया m की घात A, L की घात B और G की घात C। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद अभी आपको एक चीज और ध्यान करनी है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विमाएं कैसे निकालते हैं। अगर आपको विमाएं पता है तो आप इसे भी आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके आराम से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, बस समझने की बात है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जब आप वीडियो देखते हो तो आपको अपना शरीर के साथ में आपका दिमाग जो है वो भी वीडियो पर ध्यान रखवाना है। शरीर तो आपका होगा ही होगा, लेकिन दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर दिमाग इधर उधर गया तो आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसनेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखें आप लोग। अब देखिए यहाँ आपके पास में कुछ राशियां हैं। एक तो आपके पास में आवर्त, इसका दोलन काल हो गया, यहाँ K तो एक नियतांक है, M द्रव्यमान हो गया, इसकी भी हमें विमा पता होगी, L लंबाई होगी, लंबाई की विमा पता होगी, और G गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की भी विमा आपको पता होगी। तो सबकी विमाएं आपको पता है। ठीक है, तो एक चीज और कर लो, यहाँ लिख सकते हैं जहां K एक नियतांक है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है भाई, और इसके जो कांस्टेंट होता है इसकी कोई विमा नहीं होती, यानी डायमेंशन नहीं होती इसकी कोई भी। ठीक है, तो ये इसका तो मान जो होगा संख्यात्मक मान होगा। और विमाओं में एक दोष भी है, दोष तो हम खैर बाद में लिखवाएंगे आपको।
तो दोष क्या है कि ये जो के जो कांस्टेंट होता है इसका हम विमाओं के द्वारा मान नहीं निकाल सकते, जो उसकी वैल्यू है यानी कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हम निकाल नहीं पाते इससे, ठीक है। तो यहाँ ये फेल हो चुकी थी। बाकी चलो देखते हैं, ये उपयोग देख लीजिए आप लोग। हम क्या करेंगे, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, अब भाई यहां आपका काम शुरू होता है। आप लोगों को विमाएं पता होनी चाहिए, विमाओं के बिना कुछ नहीं होगा। विमाएं आप पढ़िए अच्छी तरीके से। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी भेजता हूं, वीडियो के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजता हूं पिछली वीडियो का, तो आप वहां से उन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और जान सकते हैं कि हमने पिछले लेक्चरों में क्या कराया आप लोगों को, ठीक है। तो फिर आपके सारा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दोनों ओर की विमा लिखने पर यहाँ टी है, टी की विमा क्या होगी, कैपिटल टी होती है, समय की विमा तो टी ही होगी भाई, ठीक है। और यहाँ इसे के को भूल जाओ भी, यहाँ एम है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम ही होती है, और इसकी घात आप ए कर सकते हो, ठीक है भाई। चाहो तो तुम इसे ए को बाहर भी लिख सको, चलो अंदर लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या बाहर लिख दो, कोई नहीं, मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ ए। अब ये क्या आपके पास लंबाई है धागे की, तो लंबाई में भी आपको पता है क्या है, एल, कैपिटल एल, तो यहाँ होगी इसकी घात बी। अब यहाँ देखिए ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की मैंने आपको लिखा है टी की पावर -2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं एल टी की पावर -2 और ऊपर लिख सकते हैं इसके घात सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ टी है और ये जो सारी जितनी भी वैल्यू आपको दी है इन्हें एक ही ब्रैकेट में इकट्ठी कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखो m है, यहाँ इनमें कोई सी में भी m नहीं है, तो आप यहाँ क्या करोगे, m और इसकी पावर कर दोगे a, ठीक है। l की पावर कितनी है b और यहाँ l है, ये c जो है इसकी भी घात आएगी और इसकी भी घात आएगी, तो यहाँ देखो l की घात c भी होगी, l की घात b भी होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं l की घात b और प्लस c, क्योंकि मल्टीप्लाई में घातें क्या होती हैं, यानी जो घातांक होता है आपके पास, पावर होती है, वे ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आपके पास में t बचा है, t के साथ में और कोई इधर नहीं है, तो हम खाली t ही लिखेंगे, t और ये c इसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिखे जाएगा, ठीक है। ये लो, हो गया इतना काम। अब देखिए यहाँ हमारे पास हमने घातें लिख दी हैं, एक ब्रैकेट में इकट्ठी कर दी हैं, लेकिन इधर कौन है, इधर t है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों साइड की विमाएं क्या होती है, समान होती है। लेकिन अभी हमारे पास में काम बहुत सारा रह रहा है, ठीक है। इतना काम है, देखिए क्या है, जैसे ही अकेला टी है, इधर भी टी है, लेकिन काम नहीं चलेगा। आप इधर एम भी है और एल भी है, तो हमें एम और एल इधर भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो क्या तरीका है जो एल और एम इधर आ जाए, मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया एम लिख दिया मैंने, एम नहीं था लेकिन ले गया आया, तो इसका मतलब क्या, इसके ऊपर 0 लगा दो, इसका मतलब 1 होता है। इधर ऐसे ही एल भी ले लो, एल की घात क्या कर दी हमने, 0 कर दी है, यानी पावर 0 होगी, और टी आपके पास है ही था, इसके ऊपर तो घात 1 है ही, जिसके ऊपर कोई घात नहीं दिखती उसके ऊपर एक घात मानी जाती है, यानी कि एक पावर मानी जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c, ये आपके पास हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम और देख लीजिए, यहां तक मैं समझता हूं कि आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अब जो आपके पास ये पावर दिख रही हैं, इनकी हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, यानी कि इनकी कंपेयरिंग करनी है आपस में, दोनों साइड की। तो मैं लिख सकता हूं यहां घातांकों की तुलना करने पर जो इनके घातांक है इनकी तुलना कर दो भाई। देखिए हो गया काम, देखिए यहाँ m की पावर कितनी है a, यहाँ m की पावर कितनी है 0, तो यहाँ a का मान आपके पास आ गया 0, ठीक है। ऐसे इधर देखिए, इधर l की पावर कितनी है b प्लस c और यहाँ l की पावर कितनी है 0, तो यहाँ लिख सकते हैं आप b प्लस c बराबर 0। और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन का नाम दे सकते हो, एक इक्वेशन तो हमारे पास पहले से हो चुकी है ऑलरेडी, और इसका नाम हम लिख देंगे नंबर 2 की इक्वेशन, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ देखिए यहाँ t की पावर कितनी है -2c और यहाँ t की पावर कितनी है पावर यहाँ 1 है, 1,
जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती वहां पावर 1 मानी जाती है। ठीक है, तो 1 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में -2c और बराबर हो जाएगा 1। तो यहां से हम c का मान निकाल सकते हैं। c बराबर आपके पास में प्राप्त होगा, c की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस उधर चले जाएगा, ये थोड़ा डिवाइड में जाएगा इधर से, तो -1/2 यानी कि 1/2। ठीक है, तो 1/2 है। यहां क्या करेंगे हम, 1/2 हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से c का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड हमारे पास में है, तो रख दीजिए। समीकरण सेकंड से c का मान जब यहां रखेंगे हम, तो क्या होगा, हमें b का मान प्राप्त हो सकता है और हो भी जाएगा, देखिए, और -1/2 और बराबर 0, और ये b बराबर आपके पास आएगा 1/2 हो गया। अब आपके पास में क्या हो गया, देखिए इसका कारण क्या था, हमें क्या करना था, हमें करना क्या था, जो ये हमने घात मानी है a b c, इनकी ही वैल्यू निकालनी है, और जो इनकी वैल्यू निकल जाएगी इस तरीके से समीकरण भी बनेंगे कुछ, यहाँ उन्हें हम आपस में सोल्व कर सकते हैं, ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। ए बी सी के मान निकालने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में इनका मान रखना है और आपके पास फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस की कमी लग रही है मुझे, और मैं क्या करता हूँ, इधर से यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए समीकरण जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट में ए बी सी के मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में ए बी सी के मान रख देते हैं। देखिए क्या बनेगा हमारे पास, समीकरण फर्स्ट ये है हमारे पास में, तो ये हो गया टी, और ये आपके पास नियतांक भी है के, और m की पावर a है। देखिए a का मान कितना है आपके पास 0, तो यहाँ इसकी पावर भी 0 हो जाएगी, और फिर क्या आपके पास में l की पावर b, यानी ये l है और इसकी पावर b थी, b का मान देखिए कितना है, कितना निकला 1/2 यानी 1/2, और g की पावर c थी, और c का मान हमने क्या निकाला था, वैल्यू क्या निकली थी -1/2, यहाँ लिख देंगे -1/2। अब थोड़ा सा और सोल्व करिए इसे, k जिसके ऊपर घात 0 होती है, पावर 0 होती है, उसका मान 1 होता है, आपको पता भी होगा। तो ये तो खत्म हो गया, इसका काम तमाम हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा, l की पावर 1/2, ये आपके पास g की पावर 1/2 है। यदि मैं इसे अपोन में लेके जाऊं तो ये घात प्लस की हो जाएगी, ये भी आपको पता होगा, तो ये हो जाएगी, इसकी जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी, ये लो। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़िए, ये हो गया k, दोनों की पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं L/G, और इसकी पूरे की पावर क्या कर सकते हैं 1/2। अभी और चलिए थोड़ा सा, बस हो गया काम, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ये जो 1/2 है, इसे आपको पता है क्या लिखते हैं, इसे रूट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √, ये पावर के नंबर 1/2 को ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा L/G। ठीक है, ये तो काम हमारा हो चुका है। लेकिन अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो विमाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो ये नियतांक होता है यानी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाते इससे, क्योंकि ये इस बारे में इसने कुछ दिया ही नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया कि हम इसका k का मान निकाल दें। तो बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला पहले से पता था, t बराबर 2π √में L/G आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, बस एक छोटा सा स्टेप करना है, यहाँ लिखना है प्रयोगों द्वारा, प्रयोगों द्वारा k बराबर 2π लेने पर। जैसे ही हम प्रयोगों द्वारा k बराबर 2π ले लेंगे, तो ये जो वैल्यू है बस यहाँ रखनी है, ये हो जाएगा आपके पास t बराबर 2π और √ में L/G। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार है, और ये हमें किसके द्वारा निकाला है, विमाओं के द्वारा। ठीक है, वैसे तो आप देख सकते हैं जो हेडिंग लिखी हुई है हमने ऊपर, जो ये लिखा हुआ है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियां बहुत सारी ली थी हमने, और जैसे आवर्तकाल लिया था सरल लोलक का, उसका जो आवर्तकाल लिया था उसमें हमने क्या करा था, वो हमने कुछ राशियों पर निर्भर कराया था। निर्भर कराने के बाद फिर क्या करा हमने, ऐसे जो निर्भर करा उसे गणितीय रूप में, समीकरण के रूप में लिखा, और लिखने के बाद क्या करा, उनकी जो पावर्स हैं उनमें आपस में उनके मान निकाले, उनकी वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में ही हमने उसे पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करा, आपके पास में ये धीरे धीरे जैसे कैलकुलेशन करते गए, और हमारे पास में फॉर्मूला प्राप्त हुआ t बराबर 2π √में L/G।
तो बच्चों जो हमने अभी आपको तीसरा इसका जो उपयोग कराया है विमाओं का, उसके बाद इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है विमाओं के जो हमारे पास लिमिटेशन है, यानी विमाओं की रीति की सीमाएं। लिमिटेशन यानी कि इनकी बाउंड्री क्या है। इसकी 4 लिमिटेशन है आपके पास में। पहली तो क्या है, देखिए आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि जो हमारे पास भौतिक राशियों का जो गुणनफल वाले सूत्र हैं, गुणनफल वाले ध्यान रखना, जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है, उन्हीं की क्या कर सकते हैं हम, इनकी विमाओं के नियम के द्वारा उनके सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, उनकी पुष्टि कर सकते हैं। और जो आपके पास में प्लस या माइनस वाले हैं, जिन भौतिक राशियों के जो समीकरण हैं आपके पास, उनमें प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो, तो उनका हम इससे सत्यापन तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो बात ये है। दूसरे नंबर की बात आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास में इसका नियतांक है, आपने देखा होगा कि कांस्टेंट आया था इसमें भौतिक राशि में, मान लो कोई सूत्र में सिद्ध करना हो, उसमें जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते विमाओं के द्वारा। दूसरा ये आपके पास में दोष है इसका, यानी इसकी लिमिटेशन है। तीसरे नंबर की लिमिटेशन क्या है आपके पास में, देखिए तीसरे नंबर की है कि अगर आप ध्यान करें किसी भी फॉर्मूले में आपके पास कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा ये चीज आ जाए, या चरघातांक की फॉर्मूला हो, या आपके पास लोगरिथम वाला फॉर्मूला हो। लोगरिथम आप जानते भी होंगे, लोग लिखते हैं ऐसे, लोग और ई कुछ भी, यहाँ ये एक्स मान लो। ठीक है, इस टाइप से कोई भी फॉर्मूला आपको दिख रहा हो तो उसका भी हम सत्यापन विमाओं के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, और एक पार्ट आपके पास में और रह चुका है जिसके द्वारा मैं आपको बता देता हूँ, क्या है कि यदि हमारे पास में कोई भौतिक राशि हो 3 राशियों पर निर्भर कर रही है, ठीक है, तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला तो हम निकाल सकते हैं, उसे संबंधित कर सकते हैं, विमाओं के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भौतिक राशि 3 राशियों से अधिक पर निर्भर करती हो तो उनका हम क्या कर सकते हैं, उसे विमाओं के द्वारा हम उसे सिद्ध नहीं कर सकते या उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये विमाओं के 3 दोष थे, या 3 सीमाएं कह सकते हैं, या लिमिटेशन कह सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उस लेक्चर में हम आपको इस विमाओं से जो चैप्टर से संबंधित है आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, और आशा करता हूं कि आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझा होगा। एक बार बच्चों आपको ये जो चैप्टर मैंने आपको कराया है इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिससे कि हम इसके न्यूमेरिकल आसानी तरीके से, बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीके से आराम से कर सकें और समझ सकें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी जरूर करना है। और जिससे आप एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो हमारी जितनी भी वीडियो है, मैं बीच में बोल चुका हूँ इस बात को, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो के लिंक देते हैं आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप लिंक में देखकर उसे ऑन करने के बाद आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।